नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोगों को नोटिफिकेशन वैसे भी मिल गई है कि अब आपकी एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। ओके, मे भी हम मान के चले तो आपके पास अब 1.5 महीना ही है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में। ओके, तो दो टाइप्स हमने पढ़े थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। ओके, वो थी आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे वेरिएबल के बारे में बात करने वाले हो कि छोटे छोटे ही हैं ये जो टॉपिक है वो, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए अब की बार नेट जेआरएफ पार। और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उन लोगों के लिए नई लाइन है हमारी ओर से। अब की बार जेआरएफ पार, दम लगा के ऐसा, ये मेरी ओर से। चलिए, ओके, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यूजीसी नेट पेपर 1 का जो भी मतलब कि सिलेबस करवाया जा रहा है वो आपकी जो चैनल है उसका नाम है आरती प्रजापति। ओके, तो उसको सब्सक्राइब करके रखिए। और साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं जिनका मतलब कि पेपर 2 साइकोलॉजी है, वैसे बच्चों के लिए हमारी अलग से चैनल है जिसका नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। क्लियर? चलिए, ओके, बात कर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल की। बात कर लीजिए, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? टू वेरी, मतलब कि जो वेरी करता है, चलता रहता है। जो भी मेजर होता है ना वो क्या करता है? वेरी करता रहता है। ओके, तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल। अब देखो, वेरिएबल जो होते हैं उसी के बेस पर हमारा पूरा रिसर्च होता है, वो पूरा वेरिएबल के बेस पर चलता है। ओके, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है कि वो एक कोज होता है, मतलब कि एक कारण होता है। ओके, जो क्या करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है। ओके, किसको इफेक्ट करता है? डिपेंडेंट वेरिएबल को। तो कारण जो है, कोज है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि इफेक्ट है मतलब कि जिसको प्रभाव भी बोला जाता है। ओके, परिणाम भी बोला जाता है, ये भी नाम याद रखने। ओके, रिजल्ट बोला जाता है। ओके, तो ये जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। ओके, अगर मैं बोल दूं कि टीचिंग की जो मेथड है वो, उसकी वजह से मतलब कि उसका प्रभाव पड़ता है बच्चों की सीखने की गति पर, है ना। तो टीचिंग की जो मेथड है वो क्या हो गई हमारी? टीचिंग मेथड हो गई हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसको इफेक्ट कर रहा है? बच्चे को मतलब कि सीखने की गति को, मतलब कि लर्निंग की जो स्पीड है उस पर क्या कर रहा है? वो इफेक्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर टीचिंग मेथड है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और लर्निंग जो भी आपका मतलब कि स्पीड है वो हो गया आपका क्या? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर? इतना सारा कुछ डिटेल्स में हमने आपको पढ़ाए थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, एस, ई और एस। ओके, ई का मतलब एक्सपेरिमेंट वेरिएबल और एस का मतलब था सब्जेक्ट वेरिएबल। ओके, एक्सपेरिमेंट वेरिएबल जो होता है उसमें हम क्या कर देते हैं? सीधे जोड़ तोड़ कर पाते। ओके, डायरेक्टली जोड़ तोड़ कर पाते, मैनिपुलेशन इसको कर पाते डायरेक्टली, सीधे। क्या? सीधे। ओके, जबकि जो सब्जेक्ट वेरिएबल होता है उसमें हम सीधे मतलब डायरेक्टली जोड़ तोड़ नहीं करते हैं, यहाँ पर सिलेक्ट किया जाता है। ओके, सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं? यहाँ पर जोड़ तोड़ करते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी थी जो मेन थी। ओके, जोड़ तोड़ ऐसे ही वर्ड्स यूज होते हैं। ओके, चलिए अब आती है आगे बात करती है। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मान लो कि ये दोनों वेरिएबल है। ओके, अगर मुझे ये चेक करना है, जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने दिया था कि मेरे घर के अंदर मैं खाना बना रही हूँ और मेरे घर के जो परिवार वाले हैं वो मेरे हाथ से बना खाना खा रहे हैं, तो मतलब कि मैं हो गई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फैमिली हो गई डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मैंने एक दिन ये तय कर लिया कि मुझे ये देखना है कि अगर मैं खाना नहीं बनाती हूँ तो मतलब कि मेरे परिवार पर क्या इफेक्ट हो रही है ना, या तो फिर मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे परिवार पर क्या इफेक्ट हो रही। अब ये हुआ कि मान लो कि मैंने खाना नहीं बनाया उस दिन, तो पड़ोसी ने आकर क्या किया? फैमिली को खाना खिला दिया, तो मतलब पड़ोसी क्या हो गए हमारे?
कंट्रोल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल हो गए जिसकी हमें इफेक्ट चेक ही नहीं करनी थी, लेकिन फिर भी बीच में आ गए, टांग अड़ाने आ जाते हैं ना बीच में ऐसे लोग, इस तरीके के। ओके, तो मैं क्या करूंगी, उनको मतलब कंट्रोल कर दूंगी, मैं उनको कह दूंगी कि भाई जाइए अपना घर संभालिए, मेरे घर को संभालने की आपको जरूरत नहीं है ना, तो वो चले जाते हैं। तो ये मैंने क्या किया, उनको कंट्रोल कर दिया। ओके, तो इसी तरीके से आपको इन चीजों को समझना है। चलिए बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल की। कंट्रोल वेरिएबल क्या है, तो कंट्रोल वेरिएबल को नियंत्रण चर कहा जाता है। ओके, हिंदी के अंदर तो एक नियंत्रण चर वह कुछ भी है जिसे एक शोध अध्ययन में स्थिर या सीमित रखा जाता है। यह ऐसा चर है जो अध्ययन के उद्देश्यों के लिए रुचि का नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जाता है क्योंकि यह परिणामों को प्रभावित कर सकता है। बस यही बात है, हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, रिजल्ट क्या है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर जो कंट्रोल वेरिएबल होगा वो क्या करे, हमें चाहिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की इफेक्ट यहाँ पर चेक करने, लेकिन यहाँ पर ये जो मतलब कि वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, जो कि हमें इसकी मतलब इफेक्ट चेक करनी नहीं है। ओके, तो ये भी है तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये है तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल पर जो भी इफेक्ट करेगा वो कौन सा वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो जिनकी हमें मतलब इफेक्ट चेक करनी है वो ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा। बाकी के जितने भी इफेक्ट करे, जिनकी हमें इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर चेक नहीं करनी है, वो सारे अलग अलग तरह के वेरिएबल होते हैं, जो कि आज के वीडियो में हम उन वेरिएबल के बारे में जानने वाले। तो उनमें से एक है कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर देते हैं। ओके, या तो फिर हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने मतलब कि स्थिर कर देते हैं, अपने अध्ययन के अंदर उसे जोड़ लेते हैं। ओके, इस तरीके इसको इन्वॉल्व कर लेते हैं। ओके, इस तरीके का करके हम क्या करते हैं, मतलब कि रिसर्च करते हैं। क्लियर। चलिए, वेरिएबल को पूरे अध्ययन के दौरान स्थिर रखकर सीधे नियंत्रित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, किसी प्रयोग में कमरे के तापमान को नियंत्रित करके, अब देखो मुझे चेक करना था कि भाई कमरे के अंदर मतलब टीचिंग मेथड है, उसके बच्चों की सीखने की गति पर क्या मतलब कि इफेक्ट हो रही। ओके, अब ये मुझे चेक करना था, लेकिन मुझे पता चला कि क्लासरूम के अंदर ये दोनों चीज तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जो क्लासरूम का टेम्परेचर है, ओके, क्लासरूम का जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो या तो मैं क्या करूंगी, उस टेम्परेचर को कंट्रोल कर दूंगी, मतलब कि कंट्रोल करना मतलब कि उस टेम्परेचर को मान लो कि टेम्परेचर बहुत हाई लेवल का है ना, तो मैं वहां पर क्या करूंगी, पंखे लगवाऊंगी ताकि नॉर्मल सा टेम्परेचर हो जाए। ओके, अगर मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मान लो कि सपोजली पंखे भी नहीं चल रहे हैं, ओके, लाइट चली गई है, तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, उसी टेम्परेचर को अंदर ले लूंगी अपने मतलब कि प्रयोग के अंदर, और मैं देख लूंगी कि भाई देखो आज देखते हैं कि भाई टेम्परेचर अगर हाई रहता है तो बच्चों की जो सीखने की गति है, ओके, तो उस पर भी क्या इफेक्ट होता है, टीचिंग मेथड के साथ साथ इन दोनों को प्लस कर दूंगी, मतलब इन दोनों को मिलाकर मैं यहाँ पर स्टडी करूंगी। समझ आया, तो वो हो गया, हमने कंट्रोल कर दिया, या तो उसको स्थिर रख लिया, या तो फिर हमारे अंदर है मतलब कि हमारे रिसर्च के अंदर उसको ही इन्वॉल्व कर दिया कि हाँ भाई अब तू भी आया है तो बैठ जा खाने के लिए, अब तुझे भगा तो सकते नहीं कि भाई खाना नहीं है और तुझे मतलब कि नहीं खिलाएंगे, अब तू आया ही है तो बैठ जा हमारे साथ खाना खाने के लिए। ओके, हमारा परिवार का हिस्सा बन जा, बस यही बात यहाँ पर हो जाती। ओके, या उन्हें परोक्ष रूप से यादृच्छिकरण या सांख्यिकीय नियंत्रण जैसी विधियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कि सांख्यिकीय में उम्र जैसी प्रतिभागी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करना। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो आपने मतलब कि तय किया कि भाई मुझे देखना है कि 30 अबोव जो भी मतलब कि एज वाले लोग हैं, ओके, उन पर मुझे क्या करना है, रिसर्च करना है, लेकिन मतलब मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी पॉपुलेशन के अंदर 30 अबोव वाले जो एज वाले मतलब कि लोग हैं वो बहुत कम है, लेकिन मैं अगर मानूं कि 25 अबोव अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरी पॉपुलेशन के अंदर मतलब कि जो मुझे जितने सैंपल चाहिए उतने मिल जाएंगे, है ना। अगर मैं ये मान के चलती हूँ तो मैं क्या करूंगी, पहले तो मैंने 30 अबोव वाले लिए थे, लेकिन ये भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा था, तो मैं क्या करूंगी, इसको भी यहाँ पर इन्वॉल्व
कंट्रोल कर दूंगी और मैं यहाँ पर क्या करूंगी 25 अबव कर दूंगी। या तो फिर मैं ये करूँ, मान लो कि मैंने किया कि 35 वाले लोग ही मुझे लेने हैं, लेकिन मुझे पता चला कि मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो मतलब रिसर्च है उसके अंदर अगर मान लो कि 25 से लेकर 30 वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और यहाँ पर कम है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी 25 to 35 ले लूँगी, है ना। या तो फिर 25 वाले जो भी हैं मतलब कि 30 से नीचे वाले 30 बिलो जो हैं उनको निकाल दूंगी। दो तरीके से मैं करूँगी। ओके, अगर ले रही हूँ तो उनको रैंडमली तरीके से अपने अंदर ले लूँगी, अपने रिसर्च के अंदर ले लूँगी। ओके, अगर मैं उनको निकाल रही हूँ तो मैं उनको बिल्कुल भी निकाल लूँगी, है ना। तो ये क्या हो गया, हमने कंट्रोल कर दिया। क्लियर। तो आई होप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है समझ आ गया, जिसके हमें इफेक्ट चेक नहीं करनी, फिर भी वो इफेक्ट कर रहा है। ओके, मतलब कि बोलते हैं ना कि जिनको मतलब हमें ले ही नहीं जाना है लेकिन फिर भी बीच में आ जाता है कि नहीं मुझे लेकर ही जाओ, तो फिर हम क्या करेंगे, या तो उसको मतलब कि भगा देंगे या तो फिर अपने साथ ले लेंगे। ये बात है कंट्रोल वेरिएबल की। ओके, चलो जी आगे देखो। नियंत्रण चर भ्रमित करने वाले और अन्य बाहरी चर के प्रभाव को सीमित करके एक अध्ययन की आंतरिक वैधता को बढ़ाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कंट्रोल वेरिएबल होता है ना, वो हमारी इंटरनल वैलिडिटी जो होती है उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, और जो को-फाउंडिंग जो मतलब भ्रमित करता है, वैसे भी को-फाउंडिंग जो भी कॉन्फाउंडिंग जो भी वेरिएबल होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो सिर्फ हमें भ्रम दिलवाते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट होता होगा। ओके, वास्तव में उसका कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, फिर भी हमें मतलब भ्रम में रखता है कि इसका इफेक्ट होता होगा। ओके, तो ऐसे जो भी वेरिएबल है एक्सटर्नल वेरिएबल मतलब कि बहिर चर जिनको बोला जाता है, ओके, बाहरी चर है। ओके, तो इनके जो प्रभाव हैं उनको वो क्या कर लेता है, मतलब कि कंट्रोल वेरिएबल से वो कंट्रोल हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या होते हैं कि इंटरनल वैलिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। ओके, यह आपकी रुचि के चरों के बीच सहसंबंधी या कारण संबंध स्थापित करने में आपकी सहायता करता है। यहाँ पर ये जो कंट्रोल वेरिएबल होता है ना, वो हमें मतलब कि क्या करता है कि रिलेशनशिप जो कॉजल इफेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उसको भी मतलब कि स्थापित करने के लिए हमें मतलब कि क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। स्वतंत्र और आश्रित चरों के अलावा परिणामों को प्रभावित करने वाले सभी चरों को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ओके, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने जो भी लिया है, ओके, मान लो कि मैंने ले लिया कि अचीवमेंट है। ओके, अचीवमेंट है। ओके, अब अचीवमेंट की इफेक्ट जो है वो मान लो कि सॉरी जेंडर ओके, जेंडर की देखिए तो अचीवमेंट पर क्या इफेक्ट हो रही, तो अचीवमेंट तो मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जेंडर क्या है मेरा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर मुझे इन दोनों की ही इफेक्ट को देखना है, ओके, मतलब कि इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को ही देखना है, तो उसके अलावा जो भी मतलब कि मान लो एरिया हो गया, ओके, या फिर अदर कुछ भी मान लो, ओके, तो फैकल्टी हो गई मान लो, ओके, फैकल्टी हो गई, ओके, फैकल्टी हो गई। तो ये जो चीजें हैं वो भी मतलब कि यहाँ पर इफेक्ट कर रही है, तो हम इन लोगों को क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे। ओके, तो कंट्रोल वेरिएबल जो होता है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो भी मतलब कि हमारे रिजल्ट को मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है, तो उन सभी को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, यदि आप प्रासंगिक चर को नियंत्रित नहीं करते, रिलेवेंट वेरिएबल की बात, रिलेवेंट को भी कंट्रोल वेरिएबल बोला जाता है। देखो बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इंडिपेंडेंट कंट्रोल वेरिएबल अगर आपको पूछा जाए कि कंट्रोल वेरिएबल कैसे वेरिएबल है, तो रिलेवेंट वेरिएबल भी कहा जाता है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोला जाता है। ओके, इसको मैं यहाँ पर नेम लिख देती हूँ। ओके, रिलेवेंट फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही ये पार्ट है। ओके, तो ये भी आपको डिपेंडेंट, ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही ये क्या है, एक पार्ट है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, चलिए उसके बाद देखिए, तो यह आप प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं कि उन्होंने आपके परिणामों को प्रभावित नहीं किया है। ओके, अब रिलेवेंट जो भी वेरिएबल है जिसको हम कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं, तो उनको अगर नियंत्रित नहीं करते हैं ना, तो वो क्या करेगा कि जो भी मतलब कि
आप ये प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहते हैं कि इनके परिणामों को प्रभावित, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम यहाँ पर जैसे कि मान लो कि हमारा एरिया और फैकल्टी है वो हमारे कंट्रोल वेरिएबल है, ओके, ऐसे वेरिएबल हैं जो मतलब कि जिनकी इफेक्ट हमें चेक नहीं करनी, फिर भी वो क्या कर रहा है, हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है। तो अगर इनको मैं कंट्रोल नहीं करूंगी, ओके, या तो फिर निकालूंगी नहीं अपने रिसर्च से, तो वो क्या करेगा, तो हम ये परफेक्टली नहीं बता पाएंगे कि जेंडर की ही ये इफेक्ट, जो अचीवमेंट पर जो इफेक्ट हुई है वो जेंडर की ही हुई है, ओके, क्योंकि हम प्रॉपरली नहीं बता पाएंगे कि हाँ जेंडर की ही इफेक्ट अचीवमेंट पर पड़ी। क्यों? क्योंकि अचीवमेंट पर तो और भी जो वेरिएबल थे वो इफेक्ट कर गए, है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जो बाकी के वेरिएबल होते हैं उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, ओके। अनियंत्रित चर आपके परिणाम के लिए वैकल्पिक स्पष्टीकरण है, ओके, जो मैंने बताया कि अल्टरनेटिव वो आपको बताता है कि भाई हाँ इसका मतलब कि अगर हम ये बोल दें कि भाई हमारे मतलब कि रिसर्च के अंदर हमने किसी वेरिएबल को कंट्रोल नहीं किया और हम डायरेक्टली ये बता पाते कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिपेंडेंट वेरिएबल पर ये इफेक्ट हुई है, तो गलत होगा, बिकॉज अदर वेरिएबल ने भी यहाँ पर मतलब कि पार्टिसिपेट किया था, ओके, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर? चलो जी, अब बात करते हैं कंट्रोल वेरिएबल जो है उसके बारे में। देखो उसको कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, ये तीसरा नाम है, ओके। रिलेवेंट देखा, इंडिपेंडेंट देखा, कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल भी इसको बोला जाता है, ओके। तो अब देखो कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल वैसे चर को कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर और पढ़ने से प्रयोगकर्ता रोकता है, यही बात है। कंट्रोल वेरिएबल को हम यही तो देखते हैं कि कंट्रोल वेरिएबल के इफेक्ट को हम रोक रहे हैं, है ना, कि मान लो कि टेम्परेचर की इफेक्ट हो रही तो टेम्परेचर की इफेक्ट को हम रोक रहे हैं, क्योंकि बिकॉज हमें उसकी इफेक्ट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ यही चाहिए कि टीचिंग मेथड की बच्चों की सीखने की गति पर क्या इफेक्ट हो रही, हमें यही चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि टेम्परेचर की भी सीखने की गति पर क्या इफेक्ट चाहिए, है ना। तो वो मतलब टेम्परेचर भी यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है ना। तो संगत चर मतलब कंट्रोल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल को ही कहा जाता है जिसके प्रभाव को आश्रित चर पर पड़ने से हम क्या करते हैं, रोकते हैं। मतलब कि हम नहीं चाहते कि टेम्परेचर की इफेक्ट बच्चों की सीखने की गति पर पड़े, तो हमें उसको रोकना पड़ेगा कुछ भी करके, या तो फिर वेरिएबल को स्थिर कर दो या तो फिर वेरिएबल को निकाल दो, कोई भी मतलब कि रास्ता ढूंढकर हमें उसको निकालना पड़ेगा, ये स्थिर करना पड़ेगा, ओके। इसे बहिरंग चर या नियंत्रण चर या अस्त व्यस्त कर देने वाला चर भी कहा जाता है। अब देखिए ये सारे नाम याद रखने, ओके। कंट्रोल वेरिएबल में कोरिस्पोंडिंग वेरिएबल आ गया, फिर एक्सट्रिंसिक वेरिएबल भी जिनको बोला जाता है, ओके, मतलब कि इसको बहिरंगी, ओके, बाहर से जो मतलब कि होता है वैसे बहिरंगी। फिर कंट्रोल वेरिएबल भी कहा जाता है और डिस्टर्बिंग वेरिएबल भी कहा जाता है, मतलब अस्त व्यस्त कर देता है, ओके, डिस्टर्ब कर देता है, ओके। कैसा बड़ा अच्छा नाम दिया है ना। तो ये सारे नाम आपको याद रखना। और दूसरा कौन सा कहा था आपको, रिलेवेंट वेरिएबल भी कहा था। तो यहाँ पर मैं सारे नाम लिख देती हूँ, आप भी अपनी नोट के अंदर सारे नाम लिखते रहना है, ओके। देखिए रिलेवेंट हमने कहा था, फिर इंडिपेंडेंट कहा था, ओके। उसके बाद देखो ये इंडिपेंडेंट तो है लेकिन कैसा है, जिसका इफेक्ट हमें चेक नहीं करना है, इफेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। समझ आ रहा है ना चीजों को? वीडियो को लाइक करते रहना, ओके। समझ आ रहा है तो कोरिस्पोंडिंग, उसके बाद हमने देखा था एक्सट्रिंसिक, और उसके बाद देखा था कंट्रोल, ओके। तो ये सारे नाम है इसके, ओके। कोई बाकी नहीं रहेगा ना, डिस्टर्बिंग, हाँ ये वाला बाकी रह गया, अस्त व्यस्त करने वाला, डिस्टर्बिंग, सॉरी वेट, बोरिंग सा नहीं लग रहा है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करना, ओके। डिस्टर्बिंग, चलो। तो ये हो गए आपके
इतने नाम है कंट्रोल वेरिएबल के। ओके चलिए, वास्तव में सभी संगत चर स्वतंत्र चर की श्रेणी के होते हैं, यही बात हमने बताई। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ही ये मतलब कि उसकी कैटेगरी में ही आते हैं सारे के सारे। ओके, परंतु इन चरों का प्रयोगकर्ता इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है, लेकिन प्रयोगकर्ता इनका अध्ययन नहीं करना चाहता। जैसे कि आम की बात करो ना, अलग अलग टाइप के आम आते हैं, है ना, लेकिन हमें तो खानी है केसर, केसर का जो आम होता है कि केसर आम, तो केसर आम ही हमें तो खाना है, उसका ही रस पीना है। ओके, उसका ही मतलब कि जूस पीना है। तो बाकी के सारे मतलब जो भी आम है उनको हम हटा देंगे, है ना, बस ये वाली बात है। ओके चलिए, इसलिए इसे नियंत्रित करके रखा जाता है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। आई होप कंट्रोल वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। अब जो भी बाकी के वेरिएबल मिलेंगे ये इन्हीं के रिलेटेड आपस में मतलब कि आपको देखने को मिलेंगे। ओके चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेवेंट वेरिएबल। ओके, मतलब यहाँ पर कंट्रोल भी लगा लेना। ओके, कंट्रोल वेरिएबल। ओके, जो भी कंट्रोल बोलो, रिलेवेंट बोलो, जो सारे नाम आपको मैंने आगे बताए थे, कौन कौन से बताए थे, देखो आगे एक्सट्रिंसिक, कोरिस्पोंडिंग, ओके, इंडिपेंडेंट, ओके, ये सारे के सारे नाम आपको, डिस्टर्बिंग, जो भी बोलो। ओके चलिए, इसके भी टाइप्स है, तो यहाँ पर 3 टाइप्स है कि यूजिबिलिटी रिलेवेंट वेरिएबल्स है, दूसरा है सिचुएशनल रिलेवेंट वेरिएबल है, तीसरा है सिक्वेंशियल वेरिएबल। ओके, ये तीनों के तीनों इसके टाइप है, यहाँ पर 1 2 3। चलिए इसको समझते, प्रयोज्य संगत चर, प्रयोज्य के व्यक्तिगत गुणों से संबंधित होते हैं। ओके, मतलब कि यहाँ पर किसके जो भी मतलब सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कि जो सैंपल होते हैं ना, उनके इंडिविजुअल पर्पस के, मतलब कि उनकी इंडिविजुअल जो भी उनके क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत गुण होते हैं, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है। ओके, उसके उससे संबंधित होते हैं। क्लियर, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड होते हैं ये। ओके चलिए, उसके बाद देखिए स्थितिगत संगत चर, सिचुएशनल, तो समझ आ गया होगा नाम से ही कि जिस स्थिति और पर्यावरण में सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है उस स्थिति और पर्यावरण से संबंधित होते हैं। अब देखो ये कैसे होते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन के बेस पर होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। ओके, यहाँ पर जो देना प्रयोज्य संगत चर, वो जो भी मतलब कि जिन जो सैंपल है उनके व्यक्तिगत गुणों के बेस पर होता है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते थकान, तो थकान जो है वो भी एक वेरिएबल ही है हुआ, कि जो क्या करता है, जिसकी हमें इफेक्ट चेक नहीं करनी, लेकिन प्रयोज्य जो होते हैं मतलब जिन पर रिसर्च कर रहे हैं। ओके, तो सैंपल थक मतलब कि उनने मतलब जो पर्सन लिया है तो पर्सन थके हुए होंगे तो वो भी इफेक्ट करेगा, है ना, इसी वजह से यहाँ पर थकान भी क्या है आपके मतलब कि वेरिएबल है, कंट्रोल वेरिएबल। ओके, उसके बाद देखो स्थितिगत संगत चर की बात करते हैं, तो सिचुएशनल के बेस पर जो है, जैसे कि मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दिया, तो वो क्या हो गया आपका सिचुएशनल रिलेवेंट हो गया। ओके, सिचुएशन के बेस पर है। अनुक्रम संगत चर की बात करते हैं, सिक्वेंशियल वेरिएबल, जो प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं में एक ही प्रयोज्य या प्रयोजक के एक ही समूह की जांच करने से उत्पन्न होते हैं। एक ही प्रयोजक को एक ही मतलब सैंपल पर बार बार मतलब कि ट्राई करते हैं। ओके, उनकी मतलब कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो उस पर मतलब कि क्या होता है, उसकी वजह से भी मतलब कि क्या होती है, इफेक्ट होती है, ऐसे वेरिएबल इफेक्ट करते हो। ओके, तो ये जो सिक्वेंशियल वेरिएबल है इस सीक्वेंस में चलता रहता है ना, इसी वजह से। मान लो ना कि आपको एक बार कोई बात पूछी जाएगी तो आप अच्छे से जवाब देंगे, दूसरी बार पूछी जाएगी तब भी आप थोड़ा सा अच्छे से आंसर करें, लेकिन तीसरी बार पूछा जाएगी तभी मान लो कि आप थोड़ा सा अच्छे से आंसर करें। लेकिन बार बार एक ही क्वेश्चन को आपको पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, फिर तो जाके यही बोलोगे ना, भाई जा दिमाग मत खा मेरा, है ना, तुझे जो करना है कर, ये वाली बात। ओके, तो यहाँ पर सिक्वेंशियल वेरिएबल भी क्या है, आपके कंट्रोल वेरिएबल है। ओके, आई होप कंट्रोल वेरिएबल क्लियर हुए होंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, कन्फाउंडिंग वेरिएबल। कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होते हैं, एक वेरिएबल जो आपके प्रयोग में दूसरे वेरिएबल के सही प्रभाव को छुपाता है। कन्फाउंडिंग मतलब कि छुपा हुआ। ओके, लेटेंट भी बोल सकते हैं इसको। वो क्या करते हैं, इफेक्ट को छुपाता है, मतलब कि इफेक्ट तो करता है लेकिन पता नहीं चलता है कि इफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो लेटेंट तरीके से रहते हैं। लेटेंट का मतलब छुपा हुआ, लेटेंट का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ।
लेटेंट का मतलब है छुपा हुआ। ऐसा तब हो सकता है जब कोई अन्य चर उस चर से निकटता से संबंधित हो जिसमें आप रुचि रखते हैं, लेकिन आपने इसे अपने प्रयोग में नियंत्रित नहीं किया है। अब ऐसा वेरिएबल होता है जो मतलब कि हमें उसकी इफेक्ट चेक भी नहीं करनी है, लेकिन वो हमारे वेरिएबल जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये, ओके, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से बहुत ही नजदीकी निकटता से संबंधित है, ओके, लेकिन फिर भी मुझे उसकी इफेक्ट मतलब चेक नहीं करनी और ना ही मैंने उसको कंट्रोल किया हुआ है। तो ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जो छुपी तरीके से यहाँ पर इफेक्ट करता है। इफेक्ट तो होती है वो भी मतलब कि हमें पता भी नहीं चलता है कि इसकी इफेक्ट हुई है यहाँ पर, ओके, तो ये छुपी रहती है, प्रभाव जो रहता है ना उसका छुपा रहता है, ओके। कंफाउंडिंग वेरिएबल एक बिना मापी गई तीसरी वेरिएबल है जो कथित कारण और अनुमानित प्रभाव दोनों को प्रभावित करती है। इंडिपेंडेंट को भी प्रभावित करती है, डिपेंडेंट को भी प्रभावित करती, दोनों को प्रभावित करती है। क्या करती है? दोनों को कंफाउंडिंग इफेक्ट करती है ना, इफेक्ट करता है। समझ आया? दोनों को करता है। क्लियर? आई होप। कंट्रोल वेरिएबल जो था वो तो सिर्फ क्या करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही इफेक्ट करता था। कंफाउंडिंग क्या करेगा? दोनों को इफेक्ट करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल को भी करेगा, लेकिन कैसा रहेगा? छुपा रहेगा, छिपा रिश्तम है। ओके, क्या है? छिपा रिश्तम, ये बोलता है ना छिपा रिश्तम, यस, ऐसे है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब आती है एक्टिव एंड एट्रीब्यूट वेरिएबल, ओके। अब एक्टिव मतलब सक्रिय, एट्रीब्यूट मतलब कि गुणचर, ओके। तो देखो, जोड़ तोड़ करने की क्षमता के आधार पर चरों को दो भागों में बांटा जाता है, ओके। अब एक है सक्रिय चर आपका, मतलब कि एक्टिव वेरिएबल। एक्टिव वेरिएबल किसको कहेंगे? प्रयोग या शोध के दौरान जिन चरों में जोड़ तोड़ संभव हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रिय चर कहते हो। कि यहाँ पर कर नहीं बटे चर आएगा, ओके। ये टेक्नोलॉजी का मतलब कि यूज है। चले, तो यहाँ पर समझ आया ना कि भाई एक्टिव वेरिएबल क्या है भाई? कि जिसमें मतलब कि जिन जिन चरों में हम जोड़ तोड़ कर पाते हैं, ओके, मतलब कि उसको बढ़ा घटा सकते हैं, तो वैसे वेरिएबल है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम एक्टिव वेरिएबल, ओके। जैसे कि हो गई, देखो, दुश्चिंता हो गई, ओके, मतलब कि एंजाइटी हो गई, फिर रीइंफोर्समेंट हो गया। अब रीइंफोर्समेंट है उसको हम बढ़ाकर कम कर सकते हैं ना, मतलब कि किसी को मैंने, मान लो कि मैंने बोल दिया, आप लोगों को बोला है ना कि भाई अगर आप नेट के अंदर अगर आप अच्छा रिजल्ट लाओगे तो मेरी ओर से गिफ्ट मिलेगा, ओके। तो ये जो मान लो कि मैं बड़ा गिफ्ट देना चाहती हूँ या छोटा गिफ्ट दूंगी, ओके, तो ये मुझ पर डिपेंड है, मतलब कि यहाँ पर मैं उसको बढ़ा भी सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ, ओके। तो ये जो हुआ आपका क्या हो गया है? एक्टिव वेरिएबल, जिसमें हम जोड़ तोड़ कर पाते, ओके। उसके बाद है गुणचर, जिसको बोलते हैं एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट वेरिएबल क्या होता है? जिसमें जोड़ तोड़ किया जाना संभव नहीं होता है, ओके, मतलब जिसमें हम जोड़ तोड़ ही नहीं कर पाते, ओके, मतलब कि ना ही उसको बढ़ा सकते ना ही कम कर सकते। जैसे कि आईक्यू है, तो आईक्यू को अगर मान लो कि मुझे चाहिए थे 100 आईक्यू वाला पर्सन और आ गया 110 वाला, तो क्या इसको मैं कम कर पाऊंगी? मतलब कि उसकी आईक्यू को, 110 वाले की आईक्यू को क्या मैं 100 कर पाऊंगी? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। तो वैसे वेरिएबल जिसको मतलब कि जोड़ तोड़ कर ही नहीं पाते, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, तो वैसे वेरिएबल है उसको हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट वेरिएबल या तो गुणचर कहेंगे, ओके। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आज सामाजिक आर्थिक स्तर की बात कर दें। अब देखो, सामाजिक आर्थिक स्तर है जिसको सोशियो इकोनॉमिक लेवल बोला जाता है। सोशियो इकोनॉमिक लेवल में क्या होता है? हाई लेवल होगा, है ना, मीडियम होगा, और उसके बाद है लो, ओके, मतलब ये जो होंगे वो गरीब होंगे, ओके, ये होंगे मध्यम वर्ग के लोग होंगे, है ना, और ये हो गए उच्च वर्गीय लोग होंगे। अब देखो इनमें क्या, मान लो कि मैंने मध्यम वर्ग, मुझे चाहिए थे भाई उच्च वर्ग के लोग और मध्यम वाला कोई मेरे अंदर मतलब कि सैंपल आ गया, तो क्या मैं इसको मतलब कि मध्यम लेवल वाले को क्या मैं बहुत धनिक बना पाऊंगी क्या?
हाँ मैं उसको कहूंगी कि भाई हाँ तू कल कल ही धनिक बन जा, तो बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, है ना। तो मतलब इसमें मैं जोड़ तोड़ नहीं कर पाती। अब क्षमता हो गई, आपका एप्टीट्यूड हो गया, है ना। तो एप्टीट्यूड योग्यता भी यही काम है ना। अगर आपके अंदर मतलब कि आपको ड्रॉ करना ही नहीं आती, आपके अंदर ड्रॉ करने की मतलब कि योग्यता ही नहीं है, तो क्या मुझे चाहिए ड्रॉ करने वाले और आपको आता ही नहीं, तो क्या मैं ये कह दूंगी कि भाई हाँ आप ड्रॉ कर लो? नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे वेरिएबल जिसको मतलब कि मैं जोड़ तोड़ नहीं कर पाती हूँ और ना ही संभव है, वैसे वेरिएबल को हम एट्रीब्यूट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव मतलब गुणों के बेस पर होगा, ओके, जिन्हें मात्रा के रूप में सुव्यवस्थित नहीं किया जाता। मतलब मात्रा मतलब आंकड़ों के रूप में, ओके, हम आंकड़ों के रूप में उसको मतलब कि सुव्यवस्थित नहीं कर पाते, ओके। तो ये जो वेरिएबल होंगे वो गुणात्मक वेरिएबल होंगे, जैसे कि मान लो प्रजाति, मतलब कि जेंडर की बात हो रही है, ओके, या तो फिर इसके लिए रेस वर्ड भी लिया जाता है, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो प्रजाति की बात है तो फीमेल है मेल है ना, फीमेल मेल है। तो बताओ मुझे, क्या फीमेल है उसको मैं मेल बना पाऊंगी? हाँ नहीं, सॉरी, यहाँ पर गुणात्मक की बात हो रही, तो फीमेल या मेल यही बोलूंगी, तो ये उनके गुण है। अब मैं ये बोल पाऊंगी फीमेल को, मतलब कि फीमेल के लिए क्या आंकड़े आप मतलब क्या मात्रा बताओगे? फीमेल के लिए कोई मात्रा होगी कि भाई इतनी मात्रा वाली को ही हम फीमेल बोलेंगे, इतनी मात्रा वाली को हम मेल बोलेंगे? ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये क्या है, गुण है इनके अंदर। फीमेल के अंदर फीमेल होने का गुण है, मेल के अंदर मेल होने का गुण है, ओके। तो ये है। धर्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ओके, पारसी जैन, जो भी धर्म है, ओके। तो धर्म भी क्या है भाई, धर्म भी गुण के बेस पर है। धर्म को भी हम मतलब के क्वांटिटी नहीं कर सकते, हम उसको मात्रा में मतलब मेजर नहीं कर सकते, है ना, उसको मेजर नहीं कर सकते। गुणों के बेस पर हम बता सकते हैं कि ये हिंदू हिंदू है, ओके। हिंदू कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर हिंदू के गुण होंगे। मुस्लिम कैसे पता चलेगा, उसके अंदर मुस्लिम के गुण है, ओके। मुस्लिम धर्म के जो भी मतलब जो बातें बताई गई है, उन सारी बातों को वो फॉलो करता है, ओके। तो वो मुस्लिम धर्म का हुआ, है ना। इसी तरीके से अगर मान लो कि सिख है, तो सिख लोग होंगे तो वो अपनी मतलब कि उनके धर्म के रिलेटेड जो चीजें हैं उनको फॉलो करते हैं, ओके। तो वो हो गए सिख। तो इस तरीके की बात है, ओके। पेशा आपका व्यवसाय जो है, तो व्यवसाय भी ऐसी बात है, व्यवसाय को भी मेजर तो नहीं कर सकते ना। जो डॉक्टर है तो उनके उसके अंदर डॉक्टर का गुण होगा, टीचर है तो उसके अंदर टीचर का गुण होगा, है ना। तो वो है गुणात्मक चर, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा। चलिए क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव में क्या होगा, मात्रा के रूप में हम उसको प्रेजेंट कर पाते हैं, मतलब कि हम उसको मात्रा के अंदर मेजर कर पाते हैं, आंकड़ों के अंदर मेजर कर पाते हैं, ओके। जैसे कि आयु हो गई, मैं पूछूं आपकी आयु कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? जैसे कि मान लो कि मेरी ही आयु है, अब आप मुझे पूछोगे मैम आपकी आयु कितनी है, तो मैं बताऊंगी 33 ईयर्स। तो ये 33 मैंने क्या बताया, आंकड़ों में आंसर किया, बुद्धि है। चलो मैं बोलूं कि आपकी आईक्यू कितना है, तो आप बोलोगे मैम नॉर्मल सा है, 100 आईक्यू है। तो ये क्या हुआ, 100 आपने जो बताया वो क्या है, आईक्यू, वो हो गया आपका मतलब कि क्वांटिटेटिव, ओके। उसके बाद अगर किसी पार्ट को सीखने में प्रयास की कुल संख्या, ट्रायल की बात करो, मैं पूछूं कि आपने नेट कितनी ट्रायल में पास किया, तो आप बोलोगे मैम फर्स्ट ट्रायल में ही मैंने तो नेट को क्लियर किया। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब ट्राई किए होंगे, 2-3 ट्रायल के बाद पास हुए होंगे, तो बोलेंगे मैम 2 ट्रायल में मैंने पास किया, 3 ट्रायल में पास किया। तो ट्रायल भी क्या है आपका, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्लियर? चलो जी। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। साइकोलॉजी वालों के लिए सारे के सारे वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स साइकोलॉजी वालों के पक्के हैं यहाँ से, ओके। एक क्वेश्चन आपका आता ही है वेरिएबल से, इसीलिए इतने डिटेल्स में पढ़ा रही हूँ, ताकि सारे बच्चों के जो मतलब कि पेपर 2 के अंदर रिसर्च आता है ना, जिन बच्चों का, उनको फायदा हो जाए, ओके। चलिए, तो सतत चर जिनको बोलते कंटिन्यूस वेरिएबल, कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में हमने कंटिन्यूस वर्ड को पढ़ा था, अगर किसी को पता हो तो कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जिसको हम सूक्ष्म मात्रा में भी बता सकते हैं, मतलब कि जिसको हम पॉइंट वाले आंसर में भी बता, छोटे से छोटे इकाई में भी उसको मात्रा में भी मापा जाता है, ओके। जैसे कि मैं मान लूं कि टाइम, ओके। अब ये टाइम जो होता है ना, अगर मैं इसको छोटे से छोटे मात्रा में भी बता सकती हूँ कि चलो 12 घंटे, ओके, 12 बजे हैं, 10 मिनट हुई है,
ओके, उसमें मैं बता सकती हूँ 5 सेकंड हुई है। ओके, और इसको मिली सेकंड में भी बता सकती हूँ कि इतनी मिली सेकंड हुई है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, पॉइंट में भी बता सकती हूँ, है ना। फिर आयु हो गई, आपकी एज हो गई। मैं बताऊँ कि आपकी एज कितनी है। अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी कंप्लीट एज बतानी है, महीनों में, दिनों में, सारे में, है ना, तो आप ईयर, ओके, ईयर, मंथ, और उसके बाद क्या है भाई, डेज, इस तरीके से बताओगे कि नहीं, सारी की सारी डिटेल्स। 33 ईयर्स हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, ओके, और माना जाए कि 18 दिन हुए। तो ये क्या है, ये वैल्यू जो बता रही है सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में बता रही है। ओके, तो ये है आपकी कंटिन्यूअस वेरिएबल। इसको मैं पॉइंट में भी लिख सकती हूँ। मैं पूछूं आपकी हाइट कितनी, आप बोलोगे 5.2 इंच। तो ये 2 पॉइंट में जो मतलब फ्रैक्शन में, मतलब जो आंसर पॉइंट में हम देते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस वेरिएबल। ओके, स्मॉलेस्ट मतलब कि क्वांटिटीज में भी इसका आंसर मिलता है। ओके, असतत चर की बात करते हैं जिसको डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल किसको कहेंगे, जिनको हम मतलब कि सूक्ष्म मात्रा में नहीं बता सकते, पूरे अंकों में बताते हैं। ओके, जिस तरीके से पॉइंट में यहाँ पर बताया वैसे पॉइंट में नहीं बता पाते। ओके, तो वैसे वेरिएबल को हम बोलते हैं असतत चर या तो डिस्क्रीट वेरिएबल। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपके परिवार के अंदर कितने लोग हैं, मान लो कि आपके परिवार के अंदर 8 लोग हैं, तो आप बोलोगे 8 लोग हैं। अब इन 8 लोगों के अंदर मान लो कि 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आप ये तो नहीं बोलते ना कि मैम हमारे घर में 6.5 लोग हैं या 7.5 लोग हैं, या तो फिर 6 लोग बड़े हैं और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। ओके, तो इस तरीके से मतलब 4 लोग हैं, 4 में से 1 बच्चा है और 3 लोग बड़े हैं, तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि हमारे घर में मैम 3.5 लोग हैं, ये तो नहीं बोलोगे ना, आप 4 ही लोग बोलोगे, है ना। जैसे कि गांव में मैं पूछ लूँ कि गांव में कितने घर हैं, ओके, तो गांव में हमें मान लो कि 100 घर हैं, उनमें से मान लो कि 20-30 घर ऐसे हैं जो मतलब कि टूटे हुए हैं। ओके, मिट्टी के थे तो टूट गए, बारिश बहुत ज्यादा हुई तो टूट गए। ओके, तो इसका मतलब यह मान लो कि 30 घर हैं जो मतलब क्या है, टूटे हुए। तो क्या आप ये बोलोगे, मैं पूछूंगी आपके गांव में कितने घर होंगे, तो आप बोलोगे मैम 100 घर है ना, या तो फिर आप यही बोलोगे 70 घर है। लेकिन ये तो नहीं बोलोगे कि भाई 30 घर जो टूटे हुए हैं तो उसको आधा आधा हिस्सों में बांटकर तो नहीं बोलोगे भाई, है ना। तो ये बात है। तो जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, उसको हम पूरी के पूरे अंकों में बताते हैं। ओके, पॉइंट में नहीं बताते, ये आपको याद रखना है। जैसे कि परिवार में सदस्य की संख्या, ओके, सदस्य यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे, घर की संख्या आदि। क्लियर, चलो, ओके, जस्ट वेट। ओके, अब बात करते हैं रियल और अनरियल वेरिएबल। ओके, रियल को बोलते हैं वास्तविक चर, जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में मतलब कि जैसे कि हमने बताया था आपको, लिंग लिंग की बात की थी, जैसे कि जेंडर की बात की, तो जेंडर को हम 2 भागों में बांटते हैं, मेल फीमेल, है ना, मेल फीमेल। अब ये ना बोल देना कि मैम जो क्या बोलते हैं, ट्रांसजेंडर भी आते हैं। ओके, लेकिन अभी हम जस्ट आपको समझाने के लिए, वैसे तो जहां पर भी जाओ वहां आपको मेल फीमेल दिखेगा, लेकिन अब तो ये तीसरा भी ट्रांसजेंडर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया है ना। तो मोस्टली अगर आप रिसर्च करते हैं तो हम 2 लोगों को ही लेते हैं, मेल या तो फीमेल, इन्हीं को लेते हैं। ओके, तो ये जो होता है वो क्या है, आपका वास्तविक चर, जिनको 2 भागों में भी, 2 भागों में ही बांट सकते हैं। जैसे कि बाइनरी याद है ना आपको, बाइनरी में हमने बात किया था ना कि जिसमें 2 ही चीज होती है, जैसे बाई का मतलब होता है 2। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो मतलब रियल वेरिएबल होंगे ना, रियल वेरिएबल में क्या होगा, 2 ही हिस्सों में उसको बांटा जाएगा। ओके, जैसे कि विस्तार हो गया तो ग्राम्य और शहरी, इस तरीके से 2 भागों में बांटते हैं। तो वैसे जो वेरिएबल होंगे उसको हम रियल वेरिएबल भी कहेंगे। अब देखो, उसके बाद है एक द्विबीजपत्री। ओके, जिसको डाइकोटोमस वेरिएबल, डाइको का मतलब, डाई का मतलब क्या होता है, 2, डाई का मतलब क्या होता है, 2। तो डाइकोटोमस वेरिएबल में भी क्या होता है कि जिसके अंदर मतलब कि जिसको हम मेजर कर रहे हैं उनका जो मतलब मान आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो 2 ही आ रही है। ओके, 2 में ही हमें आंसर मिलता है। तो वैसे जो वेरिएबल होंगे वो भी डाइकोटोमस है। तो रियल वेरिएबल को हम डाइकोटोमस भी बोल सकते हैं। ओके, बोल सकते हैं। ओके, डाइकोटोमस चर वह चर है
जो देखे जाने या मापने पर केवल दो संभावित मानों में से एक को ग्रहण करता है। मान अक्सर एक मापा चर या एक विशेषता के लिए एक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि लिंग की बात हो गई, पुरुष महिला, है ना। जिस तरीके से अगर मैं बोलूं कि 65 अबोव, ओके 65 अबव, तो इसका मतलब क्या होता है कि 65 से ऊपर, और अगर मैं बोल दूं कि 65 या उससे अबव, 65 या उससे अबव, तो मतलब दो ही मान है इसके पास, या तो 65 होने चाहिए या तो उससे ऊपर होने चाहिए, दो वैल्यू मिल रही है। तो वैसे जो वैल्यू दो वैल्यू बताता हो वैसे वेरिएबल को हम रियल वेरिएबल या फिर डाइकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर, आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। ओके चलिए, उसके बाद देखो अवास्तविक चर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं अनरियल वेरिएबल। अब अनरियल वेरिएबल में क्या होगा, उसके विपरीत होगा, जो रियल वेरिएबल थे उसके विपरीत हो जाए। रियल में क्या बात किया था कि दो ही भागों में उसको बांटते, जबकि अनरियल में क्या होगा, दो से ज्यादा भागों में उसको बांट लेते हैं। जैसे कि आपका बुद्धि लब्धि हो गया, ओके। आईक्यू को भी हम मतलब कि अलग अलग डिफरेंस, जैसे कि बोलते हैं ना कि मन बुद्धि के बच्चे होते हैं, फिर सामान्य बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो ये सब क्या है भाई, ये हमने दो से ज्यादा भागों में उसको बांट लिया। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक जो लेवल होता है, तो हमने आगे भी बताया उच्च, मध्यम और निम्न स्तर के, तो ये दो से ज्यादा हो गए तो वो कैसे वेरिएबल हो गए, अनरियल वेरिएबल हो गए। ओके क्लियर। तो रियल और अनरियल में पता चला रियल वेरिएबल है जिसको हम डाइकोटोमस वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि डाइकोटोमस में भी यही होता है कि दो वैल्यू को ही वो क्या करता है, मतलब कि उसका मेजर करता है। ओके, दो वैल्यू में ही मेजर करता है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इंटरमीडिएट वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल कैसे होते हैं, जिनके प्रभाव को रोका जाता है, जिन्हों मतलब बाहरी चर, जिसको बाहरी चर भी बोलते हैं, जिसको कंट्रोल वेरिएबल भी बोलते हैं। ओके, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। ओके, बस इनके नाम थोड़े से अलग, उनके अलग अलग, जिस तरीके से मैंने बताया ना आम होते हैं तो अलग अलग नाम से आम होते हैं, बस यही काम है यहाँ पर। ओके, बाकी है तो सबके एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही। ओके, अब देखो बाह्य चर की बात करते हैं, जिनको प्रभाव को रोका जाता है, जिनको हम रोक लेते, जिनके इफेक्ट को हम रोक लेते, जैसे टेम्परेचर के इफेक्ट को हमने रोक लिया तो वो हो गए एक्सटर्नल वेरिएबल। इंटरनल वेरिएबल क्या होता है, बाह्य चरों का प्रभाव जिस पर पड़ने से रोका जाता है। ओके, जिसका मतलब कि यहाँ पर प्रभाव को, मतलब जिनके प्रभाव को ही रोका जाता है। टेम्परेचर प्रभाव कर रहे थे, टेम्परेचर को ही हमने मतलब कि वहां पर रोक दिया। ओके, बाह्य चरों का प्रभाव जिस पर पड़ने से रोका जाता है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने से पहले ही हम उसको रोक लेते हैं। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वेरिएबल। ओके, ऐसे वेरिएबल जिनके मतलब कि जो बाह्य चर होते हैं उनके प्रभाव जिन पर पड़ रहा है, ओके, किन पर पड़ रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने से ही उसको रोक लेते हैं। ओके, वैसे चरों को बोलते हैं इंटरनल। जो आंतरिक चर होते हैं, ओके, मतलब कि आंतरिक चर, जैसे कि मान लो ना जो थकान होती है वो इंटरनल वेरिएबल होती है। ओके, मतलब बाहरी नहीं होती है, भौतिक नहीं होती, पर्यावरण से रिलेटेड नहीं होती। ओके, चलिए मध्यस्थ की बात करते हैं, ये मध्यस्थी का काम करता होगा। ओके, इंटरमीडिएट वेरिएबल है तो जिनके माध्यम से बाह्य चरों के प्रभाव को रोका जाता है, जिसके माध्यम से टेम्परेचर को कम किया, तो किसके माध्यम से किया, फैन को ऑन कर दिया, फास्ट कर दिया फैन को, तो टेम्परेचर मतलब कि उनको टेम्परेचर के इफेक्ट को रोक लिया, तो फैन क्या हो गया, फैन हो गया आपका इंटरमीडिएट वेरिएबल। बाहर से आवाज आ रही है, हमें इसकी इफेक्ट चेक नहीं करते, बाहरी आवाज है, वो हमारे एक्सटर्नल वेरिएबल है। अब इसको मुझे रोकना है तो मैं क्या करूंगी, मैं मतलब कि जो दीवारें हैं मेरे क्लासरूम की उसको क्या कर दूंगी, साउंड प्रूफ बना दूंगी। तो साउंड प्रूफ दीवारें जो हो गई वो क्या हो गए, इंटरमीडिएट वेरिएबल हो गया। समझ आया ना, इस तरीके से समझना है। क्लियर। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं डमी वेरिएबल। अब डमी वेरिएबल साइकोलॉजी में बहुत बार पूछा गया है। ओके, साइकोलॉजी के अंदर पूछा गया है डमी वेरिएबल, और इस बार की एग्जाम में भी डमी वेरिएबल के बारे में पूछा गया है पेपर 1 में। इसमें इस बार का पेपर ना आप लोग सच में देख लेना, पेपर 1 के पेपर बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट, इस बार इतना डीपली डाल दिया है ना रिसर्च। सच में बताऊँ तो आप लोगों को खुद को लगेगा कि मैं इतना डीपली रिसर्च मतलब कि कहीं किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। मैंने तो वैसे भी पढ़ाया हुआ था पिछली बार भी, मैं दोबारा से ये सारी चीजें थोड़ा सा मतलब कि एक्स्ट्रा डाल डाल के पढ़ा दी हूँ ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ओके, चले डमी वेरिएबल या इंडिकेटर वेरिएबल एक कृत्रिम
कृत्रिम चर होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है। देखो डमी वेरिएबल को आर्टिफिशियल वेरिएबल भी बोलते हैं, याद रखना है। ओके, जो दो या दो से अधिक विशिष्ट श्रेणियों स्तरों के साथ एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया है। क्या होता है अधिक विशिष्ट, जो भी मतलब कि श्रेणियां होती है, ओके, कैटेगरीज होती है, लेवल्स होते हैं, उसके साथ एक विशेषता का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसको बनाया गया होता है। ओके, एक डमी चर जो है वो आमतौर पर एक डाइकोटोमस वेरिएबल का प्रतिनिधित्व करता है। डमी वेरिएबल है ना, वो डाइकोटोमस जो वेरिएबल थे ना उसी का ही वो क्या करता है, प्रतिनिधित्व। डाइकोटोमस में क्या बताया था, दो वैल्यू लेता है ना, या तो ये वैल्यू या तो वो वैल्यू, इस तरीके का डमी वेरिएबल होता है जिसमें केवल दो श्रेणियां हो सकती है। उदाहरण के लिए लिंग को महिला या प्रतिनिधित्व करने के लिए एक और पुरुष का प्रतिनिधित्व करने के लिए 0 के रूप में कोडित किया जा सकता है। तो ये डाइकोटोमस की बात हुई, फीमेल फीमेल की बात। डमी वेरिएबल देखो समझना है ना, तो ऐसे कृत्रिम चर होते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल होते हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट तो करता है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को। ओके, लेकिन ये ऐसे मतलब कि होते हैं जो मतलब कि क्या बोलते हैं, डमी को क्या बोलते हैं, नकली वेरिएबल होते हैं। ओके, क्या होते हैं, नकली वेरिएबल होते हैं। तो जैसे कि मैं बोल दूं कि विद्यालय का प्रकार, अब विद्यालय का प्रकार जो है ना वो सच में इफेक्ट तो नहीं करता होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि हाँ इसका इफेक्ट होता होगा। तो ये डमी वेरिएबल, ओके, मतलब कि नकली है, ये क्या है, नकली वेरिएबल है। ओके, ये याद रखना है, नकली है। ओके, जो मतलब कि क्या करता है यहाँ पर मुझे एक बहुत सारी मूवी याद आती है, जैसे कि गोपी किशन मूवी आप लोगों ने देखी होगी। उसके अंदर ना सुनील शेट्टी दो रोल है, ओके, एक गोपी के रूप में एक किशन के रूप में। तो एक दिन मतलब क्या होता है, गोपी होता है ना वो पुलिस बन के चला जाता है, और किशन जो होता है वो क्या करता है, गोपी की जगह पर उसकी वाइफ के साथ रहने लगता है। ओके, तो इसकी वाइफ के साथ मतलब गोपी बन के किशन को रहना है, तो मतलब कि उसके लिए डिफिकल्ट तो होगा, गोपी के जैसे बनना है ना। तो ये नकली गोपी होता है, और इस तरीके से मतलब समझा जा सकता है। आप बहुत समझदार हो, आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये है डमी वेरिएबल। क्लियर, चलिए। तो आई होप आप लोगों को सारे के सारे वेरिएबल के बारे में समझ में आया होगा। प्रयास तो मैंने बहुत किया है कि आप लोगों को सारा सारा कुछ कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड कराऊं, ताकि आप लोग को एग्जाम के अंदर मतलब कि डिफिकल्ट ना हो। के और आज हम अगर पॉसिबल होगा तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो इस बार पूछे गए हैं तो उसका भी मतलब एक वीडियो बनाकर आपको शेयर कर देंगे। ओके, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि सारे के सारे जो भी मतलब की वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सबको जय श्री कृष्णा।